नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए एसएससी एमटीएस 2021 का एग्जाम आपका जुलाई 2021 में संपन्न होगा। तो आज हम आपको पिछले बार जो एसएससी एमटीएस का पेपर संपन्न हुआ था, पिछले बार एसएससी एमटीएस का पेपर 2019 के लास्ट में संपन्न हुआ था। तो आज हम आपको मैथ का पूरा पेपर कराने जा रहे हैं। ये मैथ का हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने आपको मैथ का एक वीडियो कराया हुआ है, जिसे आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ पर से देख लीजिएगा। देखिए मैथ के 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूँ वो आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इन 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी का आपको एवरेज दे रखा है 9, बी तथा सी का औसत आपको दे रखा है 10। तो ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास कीजिए। देखिए एवरेज क्या होता है, तीनों संख्याओं को जोड़ लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, और जितनी संख्याएं अपान में 3 कर दिए, 3 संख्याएं बराबर 9 आपको दे रखा है। तो यहाँ पर से आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो ए बी सी का योग कितना होगा, 9 त्रिक 27। ठीक है, तो ए बी सी का योग आ गया 9 त्रिक 27। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए। और यहाँ पर से आपको मिल जाएगा बी प्लस सी का योग। तो बी प्लस सी का योग कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 20 आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को घटा देंगे तो बी सी कट जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 27 में से 20 जाएंगे 7। आपका ए का मान ही आपसे पूछा है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसे दबाकर लाल से काला कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात आपको 3:2 दे रखा है। यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं तब मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। चलिए लगाने का प्रयास करिए। बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपको 60 लीटर पूरा मिश्रण दे रखा है और दूध और पानी का रेशियो आपको 3:2 का दे रखा है। तो हम लोग लीटर में निकाल लेते हैं कि दूध कितने लीटर है, पानी कितने लीटर है। तो 60 लिख लीजिए। अगर आपको दूध निकालना है तो दूध की मात्रा 3 आप ऊपर रखिए और दोनों को जोड़ दिए, 3 2 5 को नीचे रख लीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ 12 25 60 और 12 23 36, मतलब 36 लीटर क्या आ गया, 36 लीटर आपका दूध आ गया। अगर 36 लीटर दूध होगा तो 60 लीटर में से 24 लीटर पानी होगा। तो आपने निकाल लिया मिल्क और वाटर का रेशियो, लीटर में निकाल लिया। ये 36 है और ये 24 है। अब आगे क्या कह रहा है, दूध और पानी की मात्रा का अनुपात आपको 1:1 करना है। अगर आपको 1:1 करना होगा तो पानी कितना और मिला दें। देखिए यहाँ पर पानी 24 है, अगर आपको 1:1 करना है तो आपको 36 के बराबर पानी को लाना होगा। अगर आप इसमें 12 और जोड़ दें, पानी 12 लीटर पानी और मिला दें तो ये 36 हो जाएगा। और 36 और 36 का रेशियो जो मिलकर होगा वो 1:1 का रेशियो बनेगा। तो यहाँ पर से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 12 लीटर पानी आपको और मिलाना होगा। अगर आप 1:1 में दूध और पानी का मात्रा का अनुपात रखना चाहते हैं तो सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, किसी घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई की 2 गुनी है तथा उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है। यदि घनाभ की ऊंचाई आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है तब किसी घन का कोर, मतलब एज आपको निकालना है जिसका आयतन उक्त घनाभ के समान है। देखिए एसएससी एमटीएस का पेपर इजी नहीं होता है। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं की है तो आप एग्जाम में जाकर के सवाल नहीं लगा सकते हैं। इसलिए आपको पिछले साल का पेपर लगाना बहुत जरूरी होता है। इससे आपको प्रश्न का लेवल मालूम चलता है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको मालूम चलता है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको घनाभ दे रखा है, घनाभ की आपको दे रखा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का आपको रेशियो दे रखा है। क्या कह रहा है, चौड़ाई की 2 गुनी है लंबाई। अगर हमने चौड़ाई को 2 मान लिया तो लंबाई 4 होगी, दुगनी है ना। और ऊंचाई क्या कह रहा है, ऊंचाई चौड़ाई की आधी है। अगर चौड़ाई 2 है तो ऊंचाई 1 होगी। यहाँ पर से हमने 4 2 1 का रेशियो निकाल लिया। अब देखिए प्रश्न को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, यदि घनाभ की ऊंचाई आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है, हमने 1 सेंटीमीटर माना है और ये कह रहा है 2 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है। तो अब सारे पदों में क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 4 2, यहाँ पर से ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो गई। तो 8 4 2 का जो रेशियो निकला वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में निकला। अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई असमान है तो वो क्या बनाता है, घनाभ बनाता है। और इसने घनाभ की चर्चा भी आपसे की है। लेकिन आगे आपसे क्या कह रहा है, जब किसी घन का कोर, एज आपको निकालना है घन का, जिसका आयतन जो है, घन का आयतन इस घनाभ के आयतन के समान है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन होता है। और घन के आयतन के समान कर दिया है तो घन की भुजा अगर हम a मान लेते हैं तो a क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, और a का वैल्यू आपसे पूछी है। तो चलिए इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मल्टीपल कर लीजिए। 8 4 2 को मल्टीपल करके घन के
आयतन के बराबर कर दीजिए। और एज जो मतलब है कोर जो होता है वो ए ही होता है, घन का कोर मतलब घन की भुजा आपसे पूछा है। तो यहाँ पर से 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 बराबर ए क्यूब के, और 4 चौको 16 चौको 64, तो ए बराबर यहाँ पर से 4 आ जाएगा, जो कि घन का कोर मतलब घन की भुजा होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। आराम से क्वेश्चन लग जाएगा, लेकिन आप लोग प्रश्न को थोड़ा अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, एक किसी निश्चित दूरी को 3 अलग अलग गतियों के साथ तय करता है। पहले 3 किलोमीटर की दूरी को 9 किलोमीटर पर आवर गति से, दूसरी 6 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर पर आवर गति से, और तीसरी 9 किलोमीटर की दूरी को 18 किलोमीटर पर आवर गति से तय करता है। तो एक ही पूरी यात्रा के दौरान औसत गति आपको निकालनी है। गति मतलब चाल होता है, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और इसका एवरेज आपको निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए सारी दूरियों को जोड़ लीजिए और अपान कर दीजिए सारे समय को जोड़ करके। तो सबसे पहले हम लोग दूरी को जोड़ लेते हैं। दूरी कितनी है? 3, 6 और 9, 6 3 9 9 18 पूरी दूरी आ गई। इसके बाद समय निकालने के लिए आपको समय बराबर होता है दूरी अपान चाल। दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर है। पहली वाली को हम लोग पहले देखेंगे, 3/9। पहले का समय 3/9, दूसरे का समय 6/15, और तीसरे का समय 9/18 आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो 540/37 किलोमीटर पर आवर जो आ जाएगी, इसकी औसत गति आ जाएगी। ठीक है, हमने दूरी को जोड़ लिया, समय को जोड़ लिया, जो आंसर आएगा आपका वो दूसरा वाला ऑप्शन आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ए की वैल्यू दे रखी है, इसे आपको बोर्ड मास लगा करके ए की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे। बी की वैल्यू आपको यहाँ पर बोर्ड मास लगाना है, बी की वैल्यू यहाँ से आपको निकाल आएगी, और सी की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है। इसके बाद आपको ए प्लस बी को जोड़ करके सी से घटा देना है, उसका आंसर आपको निकालना है। अगर यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालने की बात करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 11/2। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी -2, और सी की वैल्यू अगर आप इसको हल करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है? ए प्लस बी को जोड़ दीजिए, 11/2 प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा, और सी को क्या करना है? घटा देना है। ठीक है, इस प्रकार से कर लीजिए, 13 2 15, 11/2 -15 हो जाएगा, और 15 दूने 30 में से 11 जाएगा तो माइनस का 19/2 आ जाएगा। माइनस का 19/2 जो है वो लास्ट वाले ऑप्शन में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, पाइप ए किसी खाली टंकी को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है। पाइप बी इस पूर्ण रूप से भरे टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। इस दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय भर जाएगा? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए और बी की क्षमता निकाल लेते हैं। ए जो है 11 घंटे में भर सकता है और बी 15 घंटे में खाली कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 165 आ जाएगा। 165 जो आया, इन दोनों का एलसीएम जो है वो हम मान लेते हैं कि जो खाली टैंक है आपका वो 165 लीटर का है। ठीक है, तो यहाँ पर से ए की क्षमता कितने निकलेगी? 165 में 11 का भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 165 में 15 का भाग करेंगे तो 11 आ जाएगा। मतलब ए की क्षमता जो है वो 1 घंटे में 15 लीटर भरने की है, और यहाँ पर से बी की क्षमता कितनी है? 11 लीटर खाली करने की है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी, जैसे भरने वाली पाइप की क्षमता ज़्यादा है तो टंकी भर जाएगी, अगर खाली करने वाली की क्षमता ज़्यादा होगी तो टंकी खाली हो जाएगी। यहाँ पर क्या कह रहा है? दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। अगर हम एक साथ खोलेंगे तो पहले घंटे में 15 ये भरेगा, और एक साथ ये पहले घंटे में 11 खाली भी कर देगा। तो एक घंटे में ये 15 भरेगा और ये 11 खाली कर देगा, तो टंकी कितनी भरेगी? 4 लीटर भरेगी। एक घंटे में 4 लीटर भरेगी, और टोटल टंकी हमारी 165 लीटर की है। 165/4 कर दीजिए, 165/4 करेंगे तो 4 चौको 16, 4 एक 4, 1/4 आ जाएगा। 1/4 घंटे का मतलब होगा 15 मिनट। तो 41 घंटे 15 मिनट वाला जो ऑप्शन होगा वही सही ऑप्शन होगा। तो इसका पहला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, आप लोगों ने लगाया होगा, पहला ऑप्शन आपको मिला होगा। 7वां क्वेश्चन है, 36 छात्रों की समूह की औसत आयु आपको 23 वर्ष दे रखी है। 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह को छोड़ करके चले जाते हैं, तो नए समूह की औसत आयु आपको दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करनी है। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले समझिएगा, 36 छात्र जो हैं उनकी औसत आयु 23 वर्ष है, लेकिन जो 4 छात्र छोड़कर जा रहे हैं वो औसत आयु से एक कम वर्ष वाले जा रहे हैं। 23 थी, 22 वाले छोड़कर जा रहे हैं, तो बचेंगे कितने? 36 में से 4 गए तो 32 बचेंगे छात्र, और उनकी जो औसत आयु होगी वो 23 से बढ़ेगी, क्योंकि कम वाले छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए एवरेज जो आयु है 32 छात्रों की वो 23 से बढ़ जाएगी।
अगर ज़्यादा वाले जाते तो 23 से घट जाती। अब कितनी आगे बढ़ेगी उसके ज्ञात करने के लिए 4 छात्र छोड़ रहे हैं और एवरेज से कितना कम वाले हैं, 1 वर्ष कम वाले हैं, तो 4 छात्रों में 4 साल कम हो गया। अब देखिए बचेंगे कितने छात्र, 32 छात्र बचेंगे, तो 23 से कितना बढ़ेगा, 4/32 एवरेज बढ़ेगा। 4/32 मतलब 1/8 और 1/8 मतलब 0.125, तो 23.125 जो होगा वो नए जो 32 लड़के बचे उनकी एवरेज आयु होगी, लेकिन दशमलव के एक स्थान तक आपसे पूछा है तो 23.1 वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। ये इसका चौथा ऑप्शन होगा। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। अगर आप लॉन्ग मेथड करना चाहते हैं, सिंपल मेथड जो आपको लगता हो उससे आप करना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं, वो थोड़ा बड़ा है। ये वाला मैंने आपको ट्रिक से बताया। देखिए बड़ा मेथड क्या है, सबसे पहले इनकी आप आयु का योग निकाल लीजिए। 36 × 23 कर लेंगे तो सभी की आयु का योग आ गया। अब 22 छात्र जो हैं इसको समूह को छोड़कर चले गए, तो 22 छात्रों की एज का अगर हम लोग योग निकालेंगे तो 22 × 4 कर देंगे। बचे कितने, 32 बचेंगे। इनका जो एवरेज होगा वही आपको निकाल लेना है। इसमें गुणा भाग ज़्यादा था इसलिए मैंने आपको 1/8 से बता दिया कि 0.125 जो होगा वो बढ़ जाएगा। इसको आप निकालेंगे तो इससे आपको डायरेक्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा 23.125। ठीक है, तो इससे भी आपको लास्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 300 सेकंड में पार कर सकती है। यदि आपको रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर दे रखी है तब वह स्थिर खंबे को कितने समय में पार करेगी। देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यहाँ पर से आपको चाल मिल जाएगी। चाल कैसे आप निकालेंगे, देखिए 900 मीटर लंबा तो प्लेटफार्म है, पहले उसको पार करेगी, फिर अपनी लंबाई को पार करेगी, तब जाकर के आपको 300 सेकंड उसको लगेंगे। तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को जोड़ लीजिए, अपान में कर दीजिए जितना आपको समय दे रखा है, 300 सेकंड लग रहा है। तो 9 6 15, 1500 अपान 3 करेंगे तो 15/3, 15/3 मतलब कि 5, और 5 किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर ली। चाल कितनी निकली, 5 मीटर पर सेकंड निकली है। अब आगे क्या कह रहा है ये, जब वह स्थिर खंबे मतलब कोई पोल को पार करेगा तो रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को जब पार कर जाएगी तो वो पोल को पार कर जाएगी। तो यहाँ पर से फिर से हम लोग फार्मूला लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आपने चाल निकाल ली है 5 मीटर पर सेकंड, अभी हमने पहले निकाली, और दूरी कितनी है, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उतनी उसकी दूरी होगी। और आपको समय आपसे पूछा है तो मान लिया हमने x, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 120 सेकंड आ जाएगा। और सेकंड को अगर हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो 2 मिनट आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, किसी ठोस अर्धगोले का व्यास आपको 35 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अर्धगोला है वो ठोस है, उसका व्यास आपको 35 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसका कुल तल का क्षेत्रफल कितना है ये आपको निकालना है। ठीक है, अगर व्यास 35 सेंटीमीटर है तो आर कितना होगा, 35/2 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, आधा होता है व्यास का, आधा त्रिज्या होती है, और उसका कुल तल का क्षेत्रफल, तल का क्षेत्रफल जो होता है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। गोल अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसके तल का क्षेत्रफल होता है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², ये होता है। इस फार्मूले में आप लोग रख दीजिए 3 की जगह पर 3, और पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 22/7। आर कितना आपने निकाला, 35/2 और 35/2, ये 2 बार आप लोग रख लीजिए। इससे आपको जो उत्तर प्राप्त हो जाएगा हल करने पर वो 2887.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आर यहाँ पर 2 बार हैं इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और क्षेत्रफल भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, नीचे देखिए आपको एक दंड आरेख दे रखा है। ये किसी शहर के विभिन्न मासों में 10 भिन्न भिन्न दिनों में अधिकतम जो टेम्परेचर होता है उसको दर्शाया गया। ये किसी दिन का अधिकतम टेम्परेचर है, किसी मास का अधिकतम टेम्परेचर है। इसी प्रकार से 10 आपको दे रखे हैं, इधर टेम्परेचर दे रखा है, इसके ऊपर भी एग्जैक्ट वैल्यू में इसका टेम्परेचर दे रखा है। आप लोग इसको जूम करके मैं दिखा रहा हूं, लेकिन आप लोग ऊपर से वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा तभी आपको स्पष्ट दिखेगा। अब थोड़ा प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में पूछा क्या है आपसे, यहाँ पर पूछा है 10 दिनों में जो डाटा दिया गया उसका उच्चतम और न्यूनतम अधिकतम तापमानों के बीच में कितना अंतर है। हम लोग उच्चतम की बात करेंगे
तो उच्चतम जाकर के पहुंचा है 40.3, उच्चतम 40.3 पहुंचा है। और न्यूनतम की बात करेंगे तो 12.2 यहाँ पर दे रखा है। इनके बीच का अंतर अगर आप लोग इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28.1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको चारों ऑप्शन को आपको देखना होगा और लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा सही ऑप्शन होगा। तो सबसे उच्चतम जो होगा और सबसे न्यूनतम है उन दोनों घटा लेंगे, उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको कठिन मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इजी डाल दिए जाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड की आपको रेशियो दे रखा है, फिर मान दे रखा है, जेड की वैल्यू आपसे पूछा है। तो यहाँ पर से 4 3 7 और 7 5 12 सबको जोड़ लीजिए, बराबर 96 आपको दे रखा है। यहाँ पर से वैल्यू ले लीजिए, सबको जोड़ लीजिए और x लगा दीजिए। तो 12 8 96, तो x की वैल्यू 8 आ गई। अगर x हमारा 8 आ गया तो z कितना होगा, 5 8 40, 40 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप लोग तुरंत लगा ले जाएंगे, पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया है, इसको आप लोग हल करने का प्रयास करिए। अगर आपको समय ज़्यादा चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक करके पर्याप्त समय ले सकते हैं। मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले आपको भाग को हल करना होगा, 36/8 कर दीजिए और मल्टीपल में 4 कर दीजिए, ठीक है। प्लस का निशान लगाए तो प्लस का निशान लगा दीजिए, 2/4 कर देंगे आप, भाग को हल करेंगे। -1 है, प्लस 5 3 15 आ जाएगा और यहाँ पर आप इसे हल करेंगे, 4 दूनी 8 में से 3 जाएंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस का 3 कर दीजिए। इस प्रकार से आ गया। इसे आप हल करेंगे तो 4 दूना 8 और 2 से भाग करेंगे 36 में तो आ जाएगा 18। यहाँ पर से 18 आ गया, प्लस का 1/2 आगे आ जाएगा, माइनस का 1 लिखा ही गया है। 5 3 15 करेंगे और 3 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर से 1/2 से -1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आएगा। तो 18 माइनस का 1/2 जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। इसे भी हल कर लीजिए, 18 दूनी 36 में से 1 जाएगा, 35 बचेगा। 35/2 मतलब पहला वाला ऑप्शन जो होगा वही इसका सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर से आप लोग इसे हल करिएगा, पहले उत्तर आपको मिलेगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का आपको अनुपात दे रखा है 12:7 का। तो छूट का आपको परसेंटेज निकालना है। कोई वस्तु 12 रुपये की थी और खरीदने पर उसे छूट दी गई और वो 7 रुपये की पड़ी, तो कितने रुपए का आपको लाभ हुआ, 5 रुपये का लाभ हुआ। कितने में से, 12 में से। परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे काटना चाहें तो आप काट सकते हैं। ये 3 जाएगा और ये कटेगा जाकर के 25 बार, तो 25 पंचे 125/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41.67 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, फिर से उसी दंड आरेख से एक क्वेश्चन और आया है। इसको भी लोग प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है D5 का टेम्परेचर, D5 कहाँ पर है, ये है। इसका टेम्परेचर है 35, ठीक है। D5 का टेम्परेचर D3 के टेम्परेचर से कितना % अधिक है। D3 कितना है, 30। कितना अधिक है, 35 जो है 5 अधिक है, किससे अधिक है, 30 से अधिक है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से ये कट जाएगा तो 50/3। 50/3 का मतलब कितना हुआ, 16.67%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, इसलिए आप लोग जो दंड आरेख क्वेश्चन होंगे उन्हें छोड़कर मत आइएगा। इससे एक क्वेश्चन और आपको मिलेगा, लगभग 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 3 नंबर जो होते हैं बहुत ही इजी नंबर होते हैं। तो चलिए इसका पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर उसे 20% कम कर दिया गया, तो क्षेत्रफल में कुल कितना परिवर्तन हुआ। पहले जो प्रश्न पूछा जाता था, पहले एक ही बार पूछा जाता था, किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। पहले इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन अब थोड़ा प्रश्न को बढ़ा दिया जाता है। एक स्टेप जो होता है प्रश्न और आगे बढ़ जाता है, पहले उससे बढ़ाया गया फिर उससे कम किया गया, इससे जो है प्रश्न का लेवल थोड़ा से ऊपर हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए पहले आप 10% निकाल लीजिए, बढ़ाया गया ना, तो 10 + 10 + 10 × 10/100 से आप पहली बार में निकाल लीजिए कितना बढ़ा, 10 दूना 20 और 20 से 21, मतलब कि 21% जो है वो पहले 10% भुजा बढ़ाई गई, तब उसका क्षेत्रफल जो है 21% बढ़ गया। अब दूसरी बार में देखिए 20% से कम किया गया, तो माइनस करके 20% से कम देख लीजिए कितना आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 20/100 करेंगे तो 20 दूना 40, माइनस का 40
और प्लस का यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो माइनस का 36 जो है उसका आयतन दूसरी बार में घट गया। तो पहले जो बढ़ा था 21% से बढ़ा था और दूसरी बार में 36% से घट गया। अब इन दोनों की हम लोग उसी प्रकार से इसी फार्मूले में रखते हैं। पहले 21% बढ़ा, फिर 36% घट गया और फिर माइनस और प्लस का माइनस ही आएगा। 21 × 36/100 कर दीजिए इस प्रकार से। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर से 15 आ जाएगा और माइनस का कितना निकलेगा, यहाँ पर से निकलेगा 7.56। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 15 7 कितना हो जाएगा, 22.56 जो होगी वो गिरावट होगी, माइनस में आएगा मतलब गिरावट होगी। तो सही उत्तर कौन सा होगा, इसका लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। हमने किस फार्मूले का यूज किया है, x + y + x × y/100 फार्मूले का यूज किया है। जब x हमारे समान होते हैं, 10 से हम लोग पहले निकालेंगे, फिर 20 से निकालेंगे, फिर दोनों को जो आएगा वो x, दो आएगा वो y, दोनों को निकाल करके हम इससे गिरावट को निकाल सकते हैं। ये सिंपल सा फार्मूला होता है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोले की त्रिज्या एक लंबवृत्तीय बेलन या फिर सिलेंडर के आधार के त्रिज्या तथा ऊंचाई के बराबर है। गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो आपको निकालना है। तो गोले का क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, उसका फार्मूला होता है 4πr²। ठीक है, ये जो होता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इन दोनों का रेशियो, और क्या रेशियो पूछा है, बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2πrh। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, लंबवर्ती बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई सेम है। अगर ये ऊंचाई और त्रिज्या सेम होगी तो ये r² हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों को r² हम लोग लिख सकते हैं। और ये कह रहा है गोले की त्रिज्या और बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। ये r और ये r भी बराबर है, तो r² से r² कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो 4:2 आ जाएगा। 4:2 का मतलब 2:1 का जो अनुपात होगा वही इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु ए और वस्तु बी के लागत मूल्य जो है 1200 और 1600 रुपये है। वस्तु ए का विक्रय मूल्य आपको 1380 रुपये दे रखा है और दोनों को बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो वस्तु बी को बेचने पर कितने % का लाभ होगा, ये आपको निकालना है। देखिए ए और बी को अगर हम लोग देखें तो टोटल दोनों की वस्तु का योग कितना होगा, ये 1200 की है, 1600 की है, जोड़ेंगे तो 2800 की दोनों वस्तुएं हैं। अब ये क्या कर रहा है, दोनों को बेचने पर 25% का लाभ होता है। अगर 2800 की वस्तु को आप 25% के लाभ के साथ में बेचेंगे तो 125/100 कर दीजिए और ये निकल कर चला आएगा 3500। ठीक है, 2800 की वस्तु थी दोनों और हमने 3500 रुपये में दोनों वस्तुओं को बेच दी 25% के लाभ के साथ में। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, ए का विक्रय मूल्य, जो ए जो वस्तु है 1200 की वो 1380 में बिकी है, मतलब कि 1200 से 1380 कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा हुआ आपका जाकर के 180 रुपये ज़्यादा हुआ। ठीक है, ए जो है 180 रुपये ज़्यादा में बेचा गया। 2800 रुपये की दोनों वस्तुएं थी, बेची गई हैं 3500 में, कितना लाभ हुआ रुपए में, 700 रुपये का लाभ हुआ। और ये कह रहा है कि ए जो है उसमें 180 रुपये का लाभ हुआ, तो बी में कितने का लाभ होगा। जब ये 700 का दोनों में लाभ हुआ और ए ने 180 रुपये का लाभ ले लिया तो बी का कितना लाभ होगा, बी का लाभ 700 में से 180 घटा देंगे तो 520 का लाभ होगा। बी जो वस्तु है वो 520 के लाभ के साथ में बेची जाएगी और उसमें क्या करा, बी का परसेंटेज आपको निकालना है। तो 520/1600 कर दीजिए। 520 जो है 1600 में आप जोड़ेंगे, बाद में उससे घटा करके निकालना चाहेंगे तो इसी प्रकार से तो निकालेंगे उसका परसेंटेज। भाई लाभ हमारा 520 का है, कितने में लाभ है, 1600 में है, तो इस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिए। इसे 520 में से 16 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32.5% जो आ जाएगा वो बी का परसेंटेज आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, लास्ट वाला ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये की राशि 2 वर्षों में 600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर को आधा कर दिया जाए तो 500 रुपये की राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। आसान सा क्वेश्चन है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे 100/100। यहाँ पर कितनी राशि है, 500 रुपये की राशि है, 2 वर्षों के लिए लगाई जा रही है। कितना आर निकालना है ये आपको ज्ञात करना है।
जो 600 रुपये हो जाती है, मतलब कितना उसको ब्याज मिला होगा, 100 रुपये उसको ब्याज मिला होगा, तभी तो मूलधन में 100 जोड़ेंगे तो वो 600 रुपये हो जाएगी। यहाँ पर से आपको आर मिल जाएगा, 20 काट दीजिए, 5 दूना 10, मतलब आर आपको मिल गया 10% का आर मिल गया। इस 10% को आर को क्या कह रहा है, ब्याज की दर को अगर हम लोग आधा कर दें, 10 को अगर हम लोग आधा करके 5 ले आएँ तो 500 रुपये की राशि है, 2 वर्ष में 5% का हमारा दर हो गई, तो कितना हमें मतलब ब्याज मिलेगा, काट दीजिए, 5 पचे 25 दूनी 50, 50 रुपये हमें ब्याज मिलेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर को आधा कर दिया जब 500 रुपये की राशि 550 रुपये हो जाएगी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन। भाई 50 रुपये ब्याज होगा तो 500 550 हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 19वां क्वेश्चन है, ये आपका धन डायरेक्ट से फिर से क्वेश्चन आ गया है। तीसरा क्वेश्चन आपका धन डायरेक्ट से पूछा गया है। देखिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में आपसे पूछा गया है, दिए गए 10 दिनों के लिए प्रति शहर का औसत टेम्परेचर आपको ज्ञात करना है। तो औसत टेम्परेचर के लिए ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो औसत टेम्परेचर के लिए आपको इन सारे टेम्परेचर को जोड़ लेना है और बटे 10 कर देना है, उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। सारे टेम्परेचर कहाँ पर लिखे गए, जब हम लोग ऊपर से वीडियो क्वालिटी को बढ़ाएंगे तो सारे टेम्परेचर आपको स्पष्ट तौर पर दिखेंगे। तो ये सारे टेम्परेचर हैं, देखिए 38.3, 40.3, 30, 28.7, इसी प्रकार से आपको सारे टेम्परेचर यहाँ तक दे रखे हैं। इन सबको जोड़ करके बटे 10 कर दीजिएगा, उत्तर आपको इसमें से तीसरा ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। अगर आप लोग इस प्रकार से नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सिंपल मेथड है। एक बीज का टेम्परेचर आप लोग मान लीजिए 35 जो है बीज का टेम्परेचर होगा। अब ये सही है गलत है ये हमको हल करने के बाद में मालूम चलेगा। अब ये देखिए 35 से 38.3 कितना ज़्यादा है, तो 3.3 ज़्यादा है। जो ज़्यादा उसके सामने प्लस लगा दीजिएगा, प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। 40.3 कितना ज़्यादा है 35 से, 5.3 ज़्यादा है। लेकिन 30 कम है 35 से, कितना कम है, -5 कम है, ठीक है। तो अब इस माइनस लगा दीजिए। 28.7 कितना कम है, इसके लिए आप माइनस लगाएंगे, कितना 6.3 कम है। इस प्रकार से आप लोग हल करते जाइए, बटे 10 कर देंगे। अगर प्लस में वैल्यू आती है तो 35 में जोड़ दीजिएगा, अगर माइनस में आती है तो 35 से घटा दीजिएगा, एवरेज टेम्परेचर आपको मालूम चल जाएगा। ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है, इसमें आपको थोड़े थोड़े वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, इसमें आपको बड़ी बड़ी वैल्यू करना पड़ेगा। जो आपको सरल लगता है उससे निकालिएगा, तीसरा उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, ए ने किसी वस्तु को 15% के लाभ पर 1495 रुपये में बेचा। उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसकी लागत मूल्य पहली खरीदी गई वस्तु के बराबर थी, तो उसने नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, तो ए को कुल कितना लाभ हुआ ये आपको निकालना है। चलिए लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए 15% के लाभ पर 1495 रुपये में बेचा, तो एक्चुअल में उसका मूल्य कितना होगा, इसके निकालने के लिए आपको 100/115 करना होगा। 100/115 करेंगे तो ए का एक्चुअल मूल्य निकल आएगा, वास्तविक मूल्य जो था तो 15% लाभ के पहले, तो 115 से इसे डिवाइड करेंगे 13 बार जाएगा, मतलब 1300 रुपये की वस्तु थी, लेकिन 15% के लाभ पर जब बेचा तो 1300 रुपये को 1495 रुपये में बेचा। अब क्या कह रहा है, उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसकी लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर थी। मतलब जो अन्य वस्तु खरीदी वो 1300 रुपये की थी, और 1300 रुपये की जो वस्तु थी उसको 10% के लाभ पर बेचा, मतलब कि 110/100 पर बेचा, तो वस्तु कितने की हो गई जाकर के, जो नेक्स्ट वाली वस्तु हो गई उसको 13 से 11 मल्टीप्लाई करिए, 11 3 33, 11 का नाम 11 3 14, मतलब कि 1430 की जो दूसरी वस्तु है उसको 1430 की बेचा। तो अब लाभ देखिए, लाभ पहले में भी हुआ, लाभ दूसरे में भी हुआ। पहले में कितना हुआ, पहले वस्तु 1300 की थी, 1495 बेचा, तो लाभ कितना हुआ, 195 रुपये हुआ पहली वाली वस्तु में। और दूसरी वाली वस्तु जो थी वो 1300 रुपये की वस्तु थी और बेचा 10% के लाभ पर, तो 1430 की बेची, तो कितना इसमें लाभ हुआ, इसमें जाकर के लाभ हुआ 130 रुपये का। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 3 12 और 3, तो 325 रुपये का उसको टोटल लाभ हुआ दोनों वस्तु पर। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है, ए तथा बी उसी कार्य को मिलकर के 20/3 दिन में कर सकते हैं, और ए बी सी उसी कार्य को मिलकर के 40/7 दिन में कर सकते हैं। तो बी और सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिन में करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। ए क्या कर रहा है, 10 दिन में करता है, और ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 20/3 दिन में करते हैं।
ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं ये भी आप लोग निकाल लीजिए। यहाँ पर उसको दे रखा है 40/7 दिन में करते हैं। इन तीनों का एलसीएम जो होता है वो टोटल वर्क होता है 10, 20/3, 40/7। इनका एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, भिन्न का एलसीएम आप कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले सभी पदों का एलसीएम अपान नीचे वाले सभी पदों का एचसीएफ। 10, 20, 40 का एलसीएम कितना आएगा 40, और नीचे वाले पद नीचे होगा 1, 3, 7, इसका एचसीएफ मतलब मासापा 1 आएगा। तो 40/1 जो आएगा वो इसका तीनों का एलसीएम आ जाएगा। अब क्षमता निकालते हैं, 40 में से 10 का भाग करेंगे तो ए की क्षमता आ जाएगी कितनी 4। 40 में 20/3 का भाग करेंगे तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, यहाँ पर से 6 आ जाएगी। ठीक है, और 40 में 40/7 का भाग करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ जाएगी कितनी 7। ठीक है, अब यहाँ पर से देखिए बी तथा सी उस कार्य को मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तो बी और सी की क्षमता निकाल लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 7 है तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी होगी, ए वाली क्षमता घटा दीजिए। 7 - 4 = 3। 3 जो आ गई वो बी प्लस सी की क्षमता आ गई। बी और सी 1 घंटे में या फिर 1 दिन में 3 काम करते हैं और टोटल काम हमारा 40 है, तो 40/3 दिन में बी और सी उस कार्य को मिलकर के समाप्त करेंगे। तो ए वाला ऑप्शन जो होगा वही सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ये सिंपल मेथड है, इससे सिंपल मेथड नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से आप लोग सारे क्वेश्चन को लगाने का प्रयास किया करिए। पहले उसकी क्षमता निकाल लीजिए, फिर टोटल कार्य से उसकी क्षमता को भाग कर दीजिए, उससे आपको मालूम चल जाएगा कितने दिन में किसी कार्य को करेगा। कि 23 नंबर क्वेश्चन है, हमने 22 नंबर क्वेश्चन को रोक लिया है। आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, ए वह 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या है जो 3, 4, 5 से विभाजित करने पर 1, 2, 3 शेषफल देती है। तो ए के अंकों का योग आपको निकालना है। इसके लिए आप लोग क्या करते थे, 3, 4, 5 का एलसीएम लेकर के यहाँ पर देखिए 3 से 1 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 4 से 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 5 से 3 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। जो संख्या आती थी 3, 4, 5 का एलसीएम, उससे 2 घटा देंगे तो वो आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आएगा 60 आ जाएगा। 60 से 2 घटाएंगे तो 58 आ जाएगा। लेकिन आपसे ये कह रहा है कि ए जो है वो 3 अंकों की संख्या है और यहाँ पर तो हमने 2 अंकों की संख्या निकाल दी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस 60 को दुगना कर दीजिए। 60 को दुगना करेंगे 120 आ जाएगा। अब ये 3 अंकों की संख्या हो गई, पहले ये 2 अंकों की संख्या थी, अब ये 3 अंकों की संख्या हो गई। और फिर अब इससे 2 घटा दीजिए, अगर 2 घटाएंगे तो 118 आ गया। अब आप लोग 3, 4, 5 से भाग दीजिए अलग अलग, आपको 1, 2, 3 शेषफल बच जाएगा। तो 118 हमारे 3 अंकों की वो छोटी छोटी संख्या हो गई। तो यहाँ पर से एक के अंकों का योग कितना होगा, 8, 1, 9, 1, 10। इन तीनों को जोड़ लीजिए, 8, 1, 9, 1, 10। 10 जो हो जाएगा एक के अंकों का योग हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, इधर लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको 4:1 दे रखा है। तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्य अनुपात आपको ज्ञात करना है। देखिए SSC MT क्वेश्चन जो होते हैं अच्छे लेवल क्वेश्चन होते हैं। जो लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो वो सारे क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए SSC का सबसे लोवेस्ट एग्जाम जो होता है वो MTS का होता है, वो हाई स्कूल पास जो होती है इसकी क्वालिफिकेशन होती है। और रेलवे का ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम होता है उसकी भी क्वालिफिकेशन जो है हाई स्कूल मांग गई है। जो लोग SSC MTS वाले हों, मैं आपको ग्रुप डी का पेपर भी करा रहा हूँ रेलवे का, उसको आप लोग आने का प्रयास करिएगा। और जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो SSC MTS का पेपर लगाने का प्रयास करिएगा। दोनों ही एग्जाम में आपको फायदा होगा। रेलवे का एग्जाम भी टीसीएस कंपनी कराती है और SSC का एग्जाम भी टीसीएस कंपनी कराती है, इसलिए आपको प्रश्नों में काफ़ी समानता दिखेगी। ठीक है, आप प्रश्नों को लगाते हैं, यहाँ पर आपको रेशियो दे रखा है तो छात्र और छात्रों की संख्या हम लोग निकाल लेते हैं। लड़के कितने होंगे 150 बटे, यहाँ पर से आप निकाल लीजिए 4/5 करके, तो 5 × 15, 120 यहाँ पर से लड़के निकल कर आ जाएंगे रेशियो से अगर आप निकालेंगे। अगर 120 लड़के आ गए तो 30 लड़कियाँ होंगी। अब देखिए आपसे यहाँ पर से रेशियो भी पूछ लिया, अब आपसे मध्यानुपात मतलब आपसे समानुपात भी पूछ रहा है, तो कैसे आप निकालेंगे, 120 लिख लीजिए और मध्यानुपात निकालने के लिए यहाँ पर बीच में समानुपात का निशान लगाइए और लास्ट में ये हो गई हमारा लड़का और ये हो गई लड़कियाँ और बीच का मध्यानुपात जो हमारा x होगा वही हमारा मध्यानुपात होगा। अब यहाँ पर समानुपात में आपने पढ़ा होगा आंतरिक पदों का मल्टीपल बराबर बाह्य पदों का मल्टीपल। तो आंतरिक पदों का मल्टीपल करेंगे तो x² और बाह्य पदों करेंगे तो 12×3600
और इसका अगर आप लोग अंडर रूट लेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 जो आ गया इसका मध्य अनुपात आ गया। ठीक है, इस प्रकार से नए ढंग से क्वेश्चन बन रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग पहले प्रैक्टिस करके एग्जाम देने जाइएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। एसएससी एमटीएस में 25 ही क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे जाते हैं और रेलवे ग्रुप डी में 25 से 30 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। तो इनमें 3 समानताएं। देखिए, दोनों की योग्यताएं जो हैं वो हाई स्कूल पास मांगी गई हैं एसएससी एमटीएस रेलवे ग्रुप डी में। ग्रुप डी में भी आपके 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी एमटीएस में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोनों की कंपनी भी सेम होती है, टीसीएस ही दोनों के पेपर कराती है। तो ठीक है, एसएससी एमटीएस वाले छात्र रेलवे ग्रुप डी का पेपर लगाइए और ग्रुप डी वाले छात्र जो हमारे रेलवे के हैं वो एमटीएस के पेपर लगाएंगे। तो आपको ढेर सारे क्वेश्चन प्राप्त होंगे भिन्न भिन्न प्रकार के, जो आपको एग्जाम में सफलता की ओर ले जाएंगे। वार्षिक संचित किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, जो 3 वर्षों बाद बढ़ करके 1000 रुपये और 4 वर्षों में 1100 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर आपको निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 वर्षों में 1000 और 1 वर्ष बाद 1100, मतलब कितने की बढ़ोतरी हुई? 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई। कितने में से? 1000 में से। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर से 10% क्या निकली? ब्याज की दर निकली। भाई 3 साल में 1100, 3 साल में 1000 हो रही है और अगले ही साल 1100, मतलब 100 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। तो किस दर से होगी? 10% की दर से होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दिया था, वो क्वेश्चन नंबर था 22। यहाँ पर 22 पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिए गए आंकड़े का आपको बहुलक निकालना है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया था। ठीक है, बहुलक आप सभी को मालूम है। आंकड़े को देखिए और बहुलक को निकालिए। गलतियाँ आपसे होंगी क्योंकि सरल ही क्वेश्चन में आपसे गलतियाँ होती हैं, गिनने में गलतियाँ हो जाती हैं जल्दी जल्दी एग्जाम में। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था, इसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ से आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आशा करते हैं कि आपने इसमें से 20 से 22 क्वेश्चन सही करने का प्रयास किया होगा। 20 से 22 अगर आप लोग सही करेंगे तो आप एसएससी एमटीएस में क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी एमटीएस का पेपर जो होता है ईजी आता है, मेरिट काफ़ी ज़्यादा जाती है। इसलिए आपको 20 से 22 के बीच में रहना होगा। इससे कम हो रहा है तो और ढेर सारे प्रैक्टिस करिए और 20 से 22 में आने का प्रयास करिए। कितना स्कोर हुआ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग एसएससी एमटीएस के मैथ का तीसरा वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा। जितना आप लोग कहेंगे उतना आपको कराने का प्रयास करेंगे। जीएस की भी आपको सीरीज चलाएंगे। पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिएगा अगर आपको मैथ की सीरीज चाहिए हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।